नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र बाई मोनिका में। आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के बारे में। सेकंड ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन जो राजस्थान से संबंधित थे, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर, उसको हमने कवर कर लिया है। करंट अफेयर्स राजस्थान का जो भी पूछे जाने वाला था उसको भी हमने कवर कर लिया है। आज हम यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी में पूछा जाता है, ज़्यादातर आर्थिक समीक्षा से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी को आप कवर करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो कि आर्थिक समीक्षा है, अभी मत पढ़िए, आप इस इंडियन इकोनॉमी वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए। जब आर्थिक समीक्षा नहीं आ जाए उसके बाद उनके आंकड़ों को देखिए। तो इंडियन इकोनॉमी में जोड़ा हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। तो जो कृषि के अंदर जो विकास है, कृषि में जो उत्पादन हुआ है, उत्पादकता है, जो उनके आंकड़े हैं जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, वो आपको आर्थिक समीक्षा से पढ़ने हैं। तो आर्थिक समीक्षा को पढ़ने के लिए आप अभी रुक जाइए, फरवरी मार्च के अंदर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर इन इंडिया। तो इंडिया का जो इंडस्ट्री, उद्योग और सेवाएं का क्षेत्र है, उसका कितना प्रतिशत रहता है, वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखना है। इसलिए आर्थिक समीक्षा फरवरी मार्च में आ जाएगी, तो उसको आपको पढ़ना है। नए आंकड़े पढ़ना है, पुराने आंकड़े ना पढ़ें, क्योंकि पुराने आंकड़े का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपका एग्ज़ाम जो है वो जून लास्ट जुलाई के आसपास है, तो इसलिए नए आंकड़े आने के बाद ही पढ़े। फिर है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ट्रेंड्स और कंपोजिशन और डायरेक्शन। तो जो हमारी विदेश नीति है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और भाई जो जीएसटी वगैरह, अभी जो टैरिफ वगैरह का कुछ चल रहा है मामला, उसको भी आप देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें आप आर्थिक समीक्षा से कवर कर सकते हैं। उसके बाद है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम और फॉरेन पॉलिसी है। तो विदेश नीति है, उसको आपको पढ़ना है अच्छे से। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि कैसे भारत का संविधान बना, उसको आपको कवर करना है। तो भारत के संविधान के लिए आप इसमें आपके 1990 और 1935 दो ही जोड़ रखे हैं इंडियन एक्ट्स। तो 1919 का जो अधिनियम है वो आपको पढ़ना है, और 1935 का अधिनियम है, ये आपको पढ़ना है। ये आप कहाँ से कवर करेंगे, ये आप लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत में काफ़ी अच्छा इन चीज़ों को दे रखा है। अगर किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए लक्ष्मीकांत नहीं है, तो सिर्फ सेकंड ग्रेड के लिए आपको लक्ष्मीकांत खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में इतना ज़्यादा इंडियन पॉलिटी का पोर्शन नहीं है कि आप लक्ष्मीकांत खरीदें। आप मान लीजिए कोई गाइड भी पढ़ेंगे तो उससे भी काम हो जाएगा। साथ में पीवाईक्यू देखिए, क्योंकि 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम ही जोड़ा हुआ है, और चीज़ें नहीं जोड़ी हुई। उसके बाद है रोल ऑफ अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कैसे भारत के संविधान को बनाने में जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी थे उनका क्या योगदान रहा है, उनको आपको देखना है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान जो बना है वो कैसे बना है, संविधान की जितनी समितियां थी, कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि आजकल छोटी से छोटी समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो आप अच्छे से कवर कीजिए। फिर साइलेंट फीचर, फंडामेंटल राइट्स। साइलेंट फीचर क्या होते हैं कि जो संविधान के जो मूलभूत विशेषताएं हैं वो उसके साइलेंट फीचर्स हैं, तो आपको वो पढ़ने हैं कि संविधान की विशेषताएं क्या है। और संविधान की विशेषताओं में डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है, या धर्मनिरपेक्ष किस तथ्य में, किस वे में कहा गया है, किस एक तरीके में कहा गया है। तो आप ये सब चीज़ों को अच्छे से पढ़े। अखंडता को जोड़ा गया, या फिर मूल संविधान में कौन से शब्द थे, कौन से नहीं थे, तो इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मूल विशेषताओं को आप ये ना सोचे कि बस साइलेंट फीचर ऐसे ही कुछ दिया हुआ है, लेकिन उससे कम से कम एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आराम से पूछता है, और वो काफ़ी इजी भी है। आप एक बार मूलभूत जितनी भी विशेषताएं हैं उनको समझ लेंगे तो फिर आपका एक क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स। तो जो मूल अधिकार हैं उनको हमें पढ़ना है, कहाँ से लिए गए, कौन से मूल अधिकार में क्या दिया गया है, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटी। तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, कब कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया, और क्या मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में थे या नहीं थे मूल संविधान में, इन सब की जानकारी आपको रखनी है। और कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं तो एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार मिलान में पूछ लेते हैं कि क्या ये मूल कर्तव्य के अंदर आते हैं या नहीं आते। उसके बाद है डीपीएसपी, जो हमारे नीति निदेशक तत्व है, वो नीति निदेशक तत्व को सारे को आर्टिकल के साथ आपको याद करना है। उनकी जो भी ABC अगर कोई बाद में जोड़े गए हैं उनको भी आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और
प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनके बारे में पूरा ही दे रखा है कि ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो सीएमओ के बारे मतलब जैसे हम पॉलिटी स्टेट की पढ़ते हैं तो वहाँ सीएमओ के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे पीएमओ के बारे में पढ़ना है, और प्रधानमंत्री के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है, उनके क्या कर्तव्य है, उनके क्या कार्य होते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या है, इन सब चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप। तो कितने पॉलिटिकल पार्टी हमारे यहाँ पे है, और दबाव समूह ऐसे समूह होते हैं जो कि मतलब एक तरीके से फंड्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको देखना है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी एंड नेहरू कंट्रीब्यूशन इन इट्स मेकिंग, और हमारी जो विदेश नीति है उसको बनाने के लिए जो नेहरू जी का योगदान था वो क्या है, क्या था क्या नहीं था। भाई पंचशील समझौता हुआ है, तो वो समझौता कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फॉरेन पॉलिसी वो विदेश नीति जो नेहरू जी ने बनाई थी, बनाने के टाइम में जो वो थी उसी टाइम का ही पढ़ना है। जैसे शिमला समझौता हुआ है, पंचशील समझौता हुआ है, तो कुछ वो चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी है। और इंडियन और यूएनओ इमर्जिंग ट्रेंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल विद रेफरेंस ग्लोबलाइजेशन, तो यूएनओ को भी पढ़ना है। यूएनओ के साथ में आपको पढ़ना है कि भाई कैसे ग्लोबलाइजेशन हो रखा है और कौन कौन से देश यूएनओ में जुड़े हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि नए नए देश जो है वो यूएनओ में जुड़े हैं, तो वो कौन से हैं, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और वो स्पेशल मतलब पॉलिटिक्स के मतलब राजनीतिक उसमें परिप्रेक्ष्य में पूछा जा सकता है, और जो इंडिया का उसके साथ संबंध है उसके बारे में, तो एक बार आप मोटा मोटा इस चीज़ को देख ले। इसके बाद है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षक मनोविज्ञान में क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी को आप कोई भी एक बुक से पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से अवनी पब्लिकेशन की बुक अच्छी आती है, धीर सिंह धाबाई जी की बेस्ट बुक है उनकी, आप ले आइए और उसमें जो भी टॉपिक आपके लगा रखे हैं उनको देख लीजिए। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, कैसे सीखने वाले का विकास होता है, लर्निंग क्या है। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व क्या है, उसका अंकन कैसे किया जाता है। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी क्या है, तो जो मतलब भाई कोई सृजनात्मकता है, सर्जन बच्चे किसे कहेंगे। तो आप क्या करें, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा आप अप्लाइड क्वेश्चन करें। अप्लाइड क्वेश्चन क्या होते हैं कि जो एनालिसिस पे आधारित होते हैं वो अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, उनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप उनको कवर करें। आपको अगर ऐसे ना मिले, PYQ में मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चन, तो और PYQ में भी मान लीजिए अप्लाइड कम मिलते हैं, तो EMRS के या DSSB के किसी के भी एग्ज़ाम, KVS के जितने भी सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं ना जो हमारे एजुकेशन से संबंधित है, उन सब एग्ज़ाम के PYQ को देखें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्लाइड क्वेश्चन, एनालिटिक के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो ये था हमारा सिलेबस। इस सिलेबस में बस मोटिवेशन वगैरह, कॉन्सेप्ट, इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन ऑफ, बस यही कुछ टॉपिक लगा रखे हैं, जो ज़्यादा टॉपिक नहीं है, आप कर लेंगे। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।